नमस्कार बच्चा पार्टी। तो सबसे पहले तो यार आज लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबको हैप्पी रक्षाबंधन, क्योंकि आज राखी का दिन है। ठीक है, देखो ये हमको भी राखी लग चुका है। ठीक है, और एक दो लगा था। ठीक है, उसको खोल दे ताकि लिखने में भी दिक्कत ना हो। ठीक है, फिर भी एक राखी लगा के रखें। ठीक है, तो आज काफ़ी सुनहरा दिन है। ठीक है, क्या कि ये बहुत ही शुभ दिन माना जाता है जब आपका बहन आपको राखी बांधती है। आपका क्या, सभी का बहन राखी बांधती है ताकि भाई का रक्षा हो पाए। ठीक है, तो आपका रक्षा किस प्रकार से हो पाएगा, ताकि आप एजुकेशन को भी लेके चले। ठीक है, एजुकेशन को लेके चलेगा और जो आपका बहन आपको राखी बांधे उसका भी रक्षा आपके पास रहेगा। तो आपके पास रक्षा और विद्या दोनों का साथ में जब एक साथ मिलन होगा तो उससे बड़ा रक्षा का बात कोई होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, और उसी के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, और सक्सेस पाते रहिए। इसी चंद बातों के साथ आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज वेक्टर का लेक्चर नंबर 6 है। आज हम लोग देखने वाले रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, यानी कि ये जो टॉपिक है इस पर लगा लो। ठीक है, अब देखो इस टॉपिक में जो हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का सिंपल मीनिंग होता है कि वेक्टर को किस तरह से रिजॉल्व करें। रिजॉल्व मतलब सर इन वेक्टर को किस तरह से तोड़े। रिजोल्यूशन मतलब ही होता है तोड़ना। ठीक है, तोड़ना है ना, यानी कि वेक्टर को किस तरह से हम लोग तोड़ सकते हैं, है ना। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मतलब वेक्टर को हम लोग किस तरह से तोड़ सकते हैं। वेक्टर तो मालूम ही होगा। ठीक है, जैसे फोर्स वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है। ठीक है, उसका तुम्हारा वेट वेक्टर है, उसका तुम्हारा मोमेंटम वेक्टर है। तो जो भी वेक्टर है उसको हम लोग किस तरह से तोड़ सकते हैं, उसी के बारे में हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाला टॉपिक में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं फिर समझाते हैं। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन लिखो। ठीक है, कॉपी निकालो, चाय पीते पीते लिखो। ठीक है, ऐसा नहीं मेहनत करते करते लिखो। ठीक है, देखो लिखो, इट इज ए प्रोसेस, it is a process of splitting, it is a process of splitting given vector into two or more than two of its components in different directions. ठीक है, उसका पैराग्राफ चेंज करके लिखना। ठीक है, ताकि अच्छा लगे देखने में, है ना। बोथ द न्यू कंपोनेंट्स, है ना, द न्यू कंपोनेंट्स will together produce the same effect as is produced by the previous given वेक्टर। ठीक है, अंग्रेजी अगर खराब हो गया हो तो माफ कर देना। ठीक है, पहले यहाँ पर लिख लो। ठीक है, चलो, है ना, लिख लिया होगा। ठीक है, हम बेटा देख लेते, कैमरा में दिख रहा होगा। चलो, पूरा बढ़िया दिख रहा है। ठीक है, HD क्वालिटी। देखो यहाँ थोड़ा सा शायद चमक रहा है। ठीक है, तो उसको हल्का मैनेज करेंगे क्योंकि हम पढ़ ही दे रहे हैं। ठीक है, और एक बार पढ़ देते हैं। इट इज ए प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ गिवन वेक्टर। ठीक है, अ गिवन वेक्टर, है ना, अ गिवन वेक्टर इनटू टू और मोर देन टू ऑफ इट्स कंपोनेंट, है ना, कंपोनेंट वेक्टर। ठीक है, कंपोनेंट वेक्टर, है ना, वेक्टर इन डिफरेंट डायरेक्शंस। द न्यू कंपोनेंट्स will together produce the same effect as is produced by the previous vector, है ना, previous given vector। ठीक है, आई होप दिख रहा होगा। ठीक है, फटाफट इसको लिखो, है ना। चलो, है ना, टाइम देख लेते हैं, 4 मिनट हो चुका है। कोई बात नहीं, ठीक है, लिख लिया। अब इसको समझाते हैं। ठीक है ना, चलो, तो समझाने के लिए जगह चाहिए, है ना। मान के चले हम लोग पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट यानी कोई भी एक वस्तु है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं क्यूबिकल वस्तु है। ठीक है, क्यूबिकल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तुम स्फेरिकल भी मान सकता है। ठीक है, कोई भी आकार का होना चाहिए। ठीक है, उससे हम लोग मतलब नहीं। ठीक है, आकार में क्या रखा है। ठीक है, ये किसका कहना था, मेरा। ठीक है, तो एक हम लोग का सब्जेक्ट है। ठीक है, मान के चलो इसमें कोई भी इसमें मान के लिए फोर्स लग रहा है। ठीक है, फोर्स के लिए क्योंकि वो एक वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर की बात चल रहा है। ठीक है, मान के इस पर फोर्स लग रहा है जो कि तिरछा लग रहा है। ठीक है, तिरछा दिशा में लग रहा है। देखो तुम देख सकता है, तिरछा दिशा में लग रहा है। जो फोर्स लग रहा है वो तिरछा दिशा में लग रहा है। ठीक है,
तिरछा मतलब कोई एंगल पे लग रहा है, ठीक है, कोई एंगल पे, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल भी कंसिडर कर ही लेते हैं, जब एंगल का नाम ले लिए तो थीटा, ठीक है, थीटा एंगल पे, ठीक है। अब देखो ये एक बक्सा है, ठीक है यार, है ना, बक्सा में कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे एक फोर्स लग रहा है जो तिरछा डायरेक्शन में लग रहा है, तिरछा दिशा में लग रहा है, एक थीटा एंगल के साथ, एक किसी झुकाव के साथ, ठीक है, क्योंकि तिरछा तो जैसे बात कुछ ना कुछ एंगल बनेगा ही, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात आता है इसको समझने का, है ना। तो देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, बोल तो बहुत कुछ रहा है। इट इज ए प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ गिवन वेक्टर, यानी ये जो तुम्हारा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाला जो टॉपिक है, क्या है, ये एक तरह का प्रोसेस है ना, एक तरह का काम है, ठीक है, तभी आप काम ही करने वाले, ठीक है। इट इज ए प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ गिवन वेक्टर, यानी कि कोई हम लोग पास एक गिवन वेक्टर हो, कोई भी एक हम लोग को वेक्टर दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे फोर्स वेक्टर दिया है ना, फोर्स वेक्टर दिया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट मतलब तोड़ेंगे, ठीक है, तोड़ेंगे, ठीक है, इनटू टू और मोर देन टू ऑफ इट्स कंपोनेंट वेक्टर, यानी कि किसमें तोड़ेंगे, दो या दो से अधिक इसके कंपोनेंट में, यानी दो या दो से अधिक इसके टुकड़े में, कंपोनेंट मतलब होता है टुकड़ा, टुकड़ा वेक्टर में तोड़ेंगे, इसी को अलग अलग टुकड़ा में तोड़ेंगे। तो पहला टुकड़ा और दूसरा टुकड़ा में तोड़ेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं हम लोग पहला टुकड़ा इधर है, ठीक है, देखो एक मिनट मानेंगे नहीं, है ना, तुमको बता दे रहे, सिंपल सा एक चीज ध्यान रखना कि 99.99% केस में तुम्हारा जो तुम्हारा कोई बोल रहे, जो तुम्हारा कभी भी तुम कंपोनेंट करेगा किसी वेक्टर का, इन टुकड़ा करेगा, तो हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन में ही होता है, ठीक है, कंपोनेंट हमेशा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में ही होता है, ठीक है। तो इसका हॉरिजॉन्टल कौन वाला है, ये वाला हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, यानी ये वाला, है ना, और वर्टिकल कौन वाला, ये सीधा, यानी कि वर्टिकल, ये वाला परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो हमेशा टुकड़ा किसी वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है, यानी टुकड़ा जो किया जाता है, वो एक पहला हॉरिजॉन्टल में किया जाता है, एक वर्टिकल में किया जाता है, बहुत बढ़िया। तो मान के चलो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल में कर दी और एक वर्टिकल में कर दी, ठीक है। अब इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है। तो क्या वैल्यू है वो भी हम बता रहे हैं, ठीक है, पहले देख लो, है ना। इट इज ए प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ गिवन वेक्टर इनटू टू और मोर देन टू ऑफ इट्स कंपोनेंट वेक्टर, यानी कि ये एक तरह का प्रोसेस है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एक तरह का प्रोसेस है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग कोई भी एक गिवन वेक्टर, जो हम लोग गिवन वेक्टर रहता है, ठीक है, जो हम लोग गिवन वेक्टर रहता है उसको हम लोग स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं, किसमें तोड़ते हैं, इनटू टू और मोर देन टू ऑफ इट्स कंपोनेंट वेक्टर, यानी कि दो या दो से अधिक इसके कंपोनेंट वेक्टर में, यानी इसके उस वेक्टर का टुकड़ा में तोड़ते हैं, ठीक है, इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग दिशा में तोड़ते हैं। देखो पहला दिशा ये वाला है हॉरिजॉन्टल, और दूसरा है वर्टिकल दिशा, अलग अलग दिशा में तोड़ते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। उसके बाद वाला जो पैराग्राफ उसको बाद में समझेंगे। अब पहले बात आता है कि सर तोड़ तो दिए, ठीक है, यहाँ जैसे ये एफ वेक्टर तोड़े, तो एफ वेक्टर का कुछ पार्ट इधर तोड़े हैं और कुछ पार्ट ऊपर की ओर तोड़े हैं। हमेशा ध्यान रखना कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में टूटेगा, उसके अलावा किधर नहीं टूटता, ठीक है, ये ध्यान रखना, अभी तुम्हारे लिए बेस्ट नॉलेज है, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, बस। अब ऐसा मत समझना कि सर ये इधर का नहीं टूटा उधर का नहीं टूटा, ऐसा कुछ नहीं टूटता, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल में एक वर्टिकल में टूटता है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो बहुत बढ़िया, है ना। तो ये जो फोर्स वेक्टर, इसका पहला कंपोनेंट यानी पहला टुकड़ा इधर हुआ और दूसरा टुकड़ा ऊपर की ओर हुआ। अब बात आता है कि सर ये जो फोर्स, जो हम लोग गिवन वेक्टर है फोर्स वेक्टर, इसका जो पहला टुकड़ा हॉरिजॉन्टल में हुआ और जो दूसरा टुकड़ा वर्टिकल में हुआ, तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा सर, ऊपर भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, हम बोले एकदम होगा, ठीक है। तो कैसे होगा सर, तो देखो ये ध्यान रखना कि मान के चलो इसका बता रहे, पहला जो वैल्यू होगा तुम्हारा इधर होगा एफ कॉस थीटा, ठीक है, और जो दूसरा मतलब इसका जो दूसरा टुकड़ा होगा ऊपर की ओर होगा एफ साइन थीटा, ठीक है। अब कैसे होगा बता रहे, ठीक है। पहला बात तो ये ट्रिक का आंसर जान लेना, उसका फिर उसको हम डिटेल में आगे बता रहे, ठीक है, वीडियो में बने रहो, ठीक है। तो मान के चलिए तुम्हारा एफ वेक्टर नहीं रहता है, यहाँ मान के चलिए ए वेक्टर रहता है, ठीक है, अरे यार मान के तुम्हारे पास यहाँ ए वेक्टर रहता है, ठीक है, ए वेक्टर है ना, ये फोर्स वेक्टर है, ठीक है ना, आई भी वेक्टर का फॉर्म में है, ऐसा कुछ नहीं है ना, देखो लिखे नहीं तो अलग बात है ना, लेकिन समझ लेना, ठीक है। मान के तुम्हारा यहाँ ए वेक्टर रहता है, ठीक है, और थीटा एंगल इधर रहता है, ठीक है। तो देखो थीटा एंगल जिधर सटा हो रहेगा, जिस डायरेक्शन में सटा हो रहेगा, इधर सटा हुआ, देखो यहाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ ही तुम्हारा थीटा एंगल का फॉर्मेशन होगा। देखो भाई ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है और इसी के साथ तुम्हारा थीटा एंगल का फॉर्मेशन होगा। तो जिस डायरेक्शन के साथ तुम्हारा एंगल का फॉर्मेशन, जो कि यहाँ पे थीटा है, थीटा एंगल का फॉर्मेशन होगा, उसी डायरेक्शन की ओर कॉस वाला कंपोनेंट को लेना है, कॉस वाला टुकड़ा को लेना है। तो देखो कॉस वाला टुकड़ा इधर लिए, यानी एफ कॉस थीटा, अब जाहिर सी बात है कि जो बचा हुआ है उसको हम लोग साइन वाला कंपोनेंट में तोड़ देंगे, यानी कि एफ साइन थीटा ऊपर की ओर। अब समझा? नहीं सर नहीं समझे। मान ली तुम्हारा एफ वेक्टर नहीं होता, ए वेक्टर होता, तो पहला टुकड़ा इधर आता है ए कॉस थीटा, दूसरा टुकड़ा ऊपर आता है ए साइन थीटा। मान ली तुम्हारा यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर रहता है, मान लो यहाँ वेलोसिटी वेक्टर रहता है, तो इधर आता वी कॉस थीटा, इधर आता वी साइन थीटा। क्यों आता सर इधर वी कॉस थीटा? क्योंकि यहाँ एंगल इसके साथ सटा हुआ है। सर अगर मान के चलिए एंगल इसके साथ नहीं सटा रहता, तब आप क्या करते हैं? अगर मान के चलिए एंगल ऐसा रहता, ऊपर वाला एंगल इधर बनता, तब आप क्या करते हैं बताइए बताइए?
तो सिंपल सा बात है यार, है ना। हम क्या बोले, जिधर एंगल, जिस डायरेक्शन में एंगल सटा हो रहेगा, जिस डायरेक्शन के साथ एंगल का फॉर्मेशन होगा, उसी डायरेक्शन में कॉस वाला कंपोनेंट को लेना। तो एफ वेक्टर का जो कॉस वाला कंपोनेंट है वो ऊपर की ओर आएगा, और साइन वाला जैसा आता है कि नीचे की ओर आएगा, यानी कि इधर आएगा तुम्हारा एफ कॉस थीटा, ठीक है, और इधर आ जाता है एफ साइन थीटा। बस सिंपल ट्रिक है। कैसा है वो तो बाद में देख ही लेगा, लेकिन अभी ट्रिक जान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल उसी को रहने देते जो था हम लोग, ठीक है। इधर था थीटा एंगल, ठीक है, और यहाँ इधर है कॉस थीटा, इधर था साइन थीटा, ठीक है। इसको हटाते हैं ना, तो समझ गया। तो देखो अब पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि क्या है ये तुम्हारा, इसी को रिजॉल्व किया। रिजॉल्व मतलब तोड़े, रिजॉल्व मतलब क्या होता है, तोड़ना, ठीक है। तो तोड़ दिए अलग अलग, जो हम लोग गिवन वेक्टर था, फोर्स वेक्टर था, उसको अलग अलग कंपोनेंट में तोड़े के नहीं, बस ये तुम्हारा होता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। यानी कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ गिवन वेक्टर, है ना, इनटू टू और मोर देन टू ऑफ इट्स कंपोनेंट वेक्टर इन डिफरेंट डायरेक्शन। यानी कि जो तुम्हारा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ये एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम लोग कोई भी हम लोग का जो वेक्टर दिया रहता है, जैसे कि यहाँ फोर्स वेक्टर था दिया हुआ है ना, उसको अलग अलग इसके कंपोनेंट वेक्टर में तोड़ते हैं, यानी अलग अलग इसके कंपोनेंट में, यानी अलग अलग टुकड़े वाला वेक्टर में तोड़ते हैं, जो कि यहाँ पे एक cos थीटा में तोड़े और एक sin थीटा में तोड़े, इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग दिशा में, एक हॉरिजॉन्टल में एक वर्टिकल में। और हमेशा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में तुम्हारा कंपोनेंट टूटता है। बात आता है कि सर किधर cos वाला किधर sin वाला टूटता है, तो सिंपल है, जिधर थीटा का फॉर्मेशन जिस डायरेक्शन में बना हुआ है, जैसे देखो यहाँ हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा का फॉर्मेशन हुआ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से थीटा एंगल बना, देखो ये थीटा एंगल का निर्माण हुआ है, थीटा एंगल जो बना है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ बना है, इसलिए जिस और थीटा एंगल का, जिस डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल का फॉर्मेशन होगा, उसी डायरेक्शन के साथ हम लोग कॉस वाला कंपोनेंट को लेना है, और जो बाकी बचा हुआ डायरेक्शन है, जो कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, ये सॉरी जो कि यहाँ वर्टिकल था, उसमें हम लोग को साइन वाला कंपोनेंट को रख देना है। बस सिंपल सा बात है, ठीक है। अब बात आता है कि सर आप ये और एक पैराग्राफ लिखे, उसको समझाइए। तो देखो लिखा है, द न्यू कंपोनेंट्स will together produce the same effect as is produced by the previous given vector। यानी कि जो तुम्हारा नया कंपोनेंट है ना, जो तुम्हारा ये नया कंपोनेंट है, जो कि यहाँ पे f cos थीटा आया, f sin थीटा आया, है ना, वो आपका क्या करेगा, एक साथ मिलके टुगेदर, है ना, प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रीवियस गिवन वेक्टर। यानी कि जो आपका नया नया कंपोनेंट है, जो कि यहाँ f cos थीटा है, f sin थीटा है, जो आपका नया टुकड़ा है, नया वेक्टर है ना, वो आपका सेम इफेक्ट देगा जो आपका ये पहला वाला गिवन वेक्टर, जो आपका पहला वाला वेक्टर था, यानी जो आपका प्रीवियस वेक्टर था, है ना, वो जो आपका इफेक्ट दे रहा था, वो जो आपका एक्शन ले रहा था, वो जो आपका काम कर रहा था, वही सेम काम ये जो आपका दोनों अलग अलग टुकड़ा है, दो अलग अलग कंपोनेंट है, मिल के करेगा, है ना। बोलने का मतलब सिंपल है। एक काम कर लेते हैं, इसको क्या कर दे, इसको ऊपर वाला पैराग्राफ को मिटाते, ठीक है, समझ में आ ही गया होगा, ठीक है, लिख भी लिया हुआ, ठीक है, नहीं तो पीछे जाके लिख सकता है ना, यूट्यूब में सिस्टम दिया रहता है ना। अरे 3 डॉट रहता है, वहाँ पर टच करो, फिर वहाँ से तुम सेटिंग्स में जाकर बहुत कुछ कर सकता है, या फिर अगर पीछे जाना तो सिंपल टैप करो, पीछे की ओर चल जाएगा, ठीक है। उसको आने पता वो भी कमेंट कर ही देना। चलो देखो अभी क्या बोल रहे थे, हाँ इसको समझना है ना। हम क्या बोल रहे हैं कि जो तुम्हारा प्रीवियस वेक्टर था, जो कि यहाँ पे पहला, जो सबसे पहले क्या दिया होता एफ वेक्टर था, है ना, उसका जो इफेक्ट रहता है, यानी वो जो एक्शन करता है, वो जो काम करता है, ठीक है, वो क्या काम करेगा यहाँ पे, वो देखो इस बक्सा को तिरछा की ओर मूव करेगा, तिरछा डायरेक्शन मूव करेगा, इधर मूव करेगा, ठीक है। जैसे ये वाला मान के चलिए तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि यहाँ बक्सा था, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, और यहाँ तिरछा डायरेक्शन फोर्स लग रहा है, तो ये जो तिरछा डायरेक्शन फोर्स लग रहा है, किधर क्या कर रहा है, उसको ऊपर की मतलब तिरछा डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये भी फोर्स जो इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, इसको तिरछा दिशा में मूव कराएगा, है कि नहीं, ठीक है, कराएगा। तो ये जो तिरछा दिशा मूव कर रहा है ना, यही सेम काम आपका एफ cos थीटा और एफ sin थीटा जब मिल के रहेगा, मतलब जब दोनों जुड़ जाएगा, है ना, तो वही सेम काम करेगा। यानी एफ cos थीटा और एफ sin थीटा को जब साथ में काम में लेंगे, तो वो आपका क्या करेगा, इस बक्सा को तिरछा मूव करेगा। सर कैसे सर, ऐसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि एफ sin थीटा तो आपको इधर लग रहा है, आपके बक्सा को इधर जाना चाहिए, बहुत बढ़िया। आपका एफ cos थीटा तो आपका इस हॉरिजॉन्टल में लग रहा है, आपका बक्सा हॉरिजॉन्टल मूव करना चाहिए, बोले एकदम सही करना चाहिए। जब अगर अकेले एफ cos थीटा को कंसीडर करेंगे, तो आपका जो ये बक्सा है, इसके इफेक्ट से, एफ cos थीटा के इफेक्ट से हॉरिजॉन्टल में मूव करेगा। उसी प्रकार से अगर एफ sin थीटा को अकेले हम लोग कंसीडर करते हैं, तो ये जो आपका बक्सा है, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, इस पे क्या इफेक्ट होना चाहिए, ये आपका ऊपर की ओर यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी वर्टिकल डायरेक्शन में ही जाएगा। लेकिन बात कहाँ अटकता है पता है, बात वहाँ अटकता है जब हम लोग का एफ cos थीटा और एफ sin थीटा दोनों मिल के एक्ट करेगा, दोनों मिल के आपका काम करेगा। यानी एफ sin इस ऑब्जेक्ट पे, इस बक्सा पे आपका एफ cos थीटा भी लगेगा और एफ sin थीटा भी लगेगा। तो एफ cos थीटा देखो क्या करेगा, एफ cos थीटा इधर की ओर मूव करेगा और एफ sin थीटा ऊपर की ओर, एफ cos थीटा इधर, एफ sin थीटा ऊपर, एफ cos थीटा इधर, एफ sin थीटा ऊपर। तो देखो किधर की ओर जा रहा है, तिरछा की ओर ही जा रहा है ना। समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, तुम एक काम कर लो, यहाँ पे क्लिप लगा रहे, तुम उसको देख लो, समझ में आ।
तो देखो यार, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि जो आपका गिवन फोर्स वेक्टर है, जो हम लोग का एफ वेक्टर था, उसका जो इफेक्ट होगा, यानी वो जो काम करेगा, उसका जो मूवमेंट होगा, वही आपका सेम मूवमेंट, वही आपका सेम इफेक्ट, वही आपका सेम वर्क डन, आपका जो दोनों अलग अलग कंपोनेंट यानी वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, दोनों मिल के आपका सेम इफेक्ट, सेम मूवमेंट, सेम वर्क डन, मतलब सेम काम करेगा। ठीक है सर, कैसे करेगा? ठीक है, तो चलो उसको समझते हैं। देखो सबसे पहले हम एक बक्सा लेते हैं, एक बॉक्स लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये हम लोग बॉक्स है। ठीक है, ये एक्चुअली में आपका क्यूब नहीं है, ये आपका क्यूबॉइड है। ठीक है, क्योंकि ये रेक्टेंगल से मिलकर बना है, हालांकि उससे हम लोग को यहाँ कोई मतलब नहीं, इससे भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं ये जो आपका पेंसिल है और ये आपका दो अलग अलग ब्लैक पेन है। ठीक है, ये पेंसिल वाला जो आपका ब्राउन कलर में है, इसको हम लोग एफ वेक्टर मान लेते हैं, जो आपका एफ मानता है। ठीक है, जो आपका तिरछा दिशा में लग रहा है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये तिरछा दिशा में लग रहा है। ठीक है, ये तिरछा दिशा में लग रहा है, बहुत बढ़िया। और ये आपका मान लेते हैं ये आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स है। ठीक है, क्योंकि देखिए आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, आप दोनों में से किसी को भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मान सकते हैं। हम अपना सुविधा का आंसर मान लेते हैं, कैमरा में जो हमको दिख रहा है उसका आंसर। ठीक है, ये हम आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स वेक्टर मान लेते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, फोर्स वेक्टर है ना, क्योंकि फोर्स वेक्टर ही चल रहा है। और ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स वेक्टर। ठीक है, फोर्स वेक्टर का आपका वर्टिकल कंपोनेंट, इसको मान लिया। ठीक है, अब चलो देखते हैं कि क्या हो रहा है कि नहीं, जो हम लोग बोले थे। ठीक है, एक्चुअली में सेम इफेक्ट है कि नहीं। देखो जब हम लोग ये वाला फोर्स वेक्टर इसको जब मूवमेंट करा रहे हैं, तो देखो इसका जो मूवमेंट है, ये देखो आगे पीछे तिरछा हो रहा है। ठीक है, सिंपल हम लोग सिर्फ अभी एफ वेक्टर का इफेक्ट देख रहे हैं, है ना। एफ वेक्टर क्या काम कर रहा है, उसका इफेक्ट देख रहे हैं, यानी उसका क्या प्रभाव है उसको देख रहे हैं। तो देख सकते हैं उसका प्रभाव सिंपल है, यानी उसका जो काम है, उसका जो रिजल्ट है वो क्या है कि आगे की तरफ ऐसे तिरछा मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, ना आगे ना पीछे, तिरछा मूवमेंट। ठीक है, तिरछा यानी समझ रहा ना, ऐसा वाला है ना हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल, सिर्फ तिरछा। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन अब तुम देख सकता है कि अगर इसको और इसको दोनों को मिलकर अगर मूवमेंट कराएंगे, तब भी तुम्हारा सेम मूवमेंट होगा, जो आपका ये अकेले दे रहा था, यानी तिरछा ही मूवमेंट होगा। सर कैसे? सबसे पहले तो हम ये दोनों को अकेले देख लेते हैं। देखो अगर इसको ऐसे करें मूवमेंट करेंगे तो आगे पीछे है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। चलो बहुत बढ़िया। और अगर इसको यानी जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अगर इसको मूव कराएंगे तो ये आपका आगे पीछे ये आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन क्या होगा कि दोनों को मिल के है ना, इसका मूवमेंट को इधर रखेंगे और ये जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स वेक्टर है, इसका मूवमेंट को इधर रखेंगे, है ना। दोनों का इंडिविजुअल मूवमेंट को, दोनों का इंडिविजुअल मोशन को अगर हम लोग कंसिडर करके एक साथ लेके जाएंगे तो आपका क्या होने वाला है, तो चलो देखते हैं। ठीक है, हालांकि हमको पता है कि क्या होगा, सेम रिजल्ट देगा, जो आपका इस वेक्टर का यानी इस फोर्स वेक्टर का जो आपका मोशन आ रहा था, वही सेम ये दोनों का भी मोशन मिल के आएगा। ठीक है, देखते हैं ना, इसको इधर ले ली, इसको इधर ले ली। देखो इसको इधर मूव करा रहे और इसको इधर मूव करा रहे, इसको इधर मूव करा रहे, इसको इधर मूव करा रहे। ठीक है, देखो फिर से दिखा रहे है ना, इसको इधर मूव करा रहे, इसको इधर मूव करा रहे, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इधर 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 इधर। देखो किधर मूवमेंट हो रहा है, तिरछा के हो रहा है। ठीक है, फिर से एक बार देख लो। ठीक है, देखो इसको इधर मूव करा रहे, इसको इधर मूव करा रहे, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, है ना। और अगर तुम विश्वास नहीं करते तो देखो एक साथ भी मूव कर सकते हो। देखो इसमें और भी अच्छा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो तुम देख पा रहा हो कि ये जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स वेक्टर है और ये जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स वेक्टर है, जब दोनों को एक साथ एक समय पे लेके दोनों को काम में ले रहे हैं, दोनों को यूज में ले रहे हैं, तो ये दोनों का जो मोशन है वो आपका मिलकर सेम वही मोशन, सेम आपका वही रिजल्ट, सेम आपका वही इफेक्ट दे रहा है, जो आपका ये फोर्स वेक्टर जो आपका तिरछा डायरेक्शन में जो आपका थीटा एंगल बनाया था फिगर में, है ना, जो आपका इसका इफेक्ट था वही सेम ये दोनों का मिल के इफेक्ट हो रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सिंपल यही समझाना चाहा कि ये जो आपका तिरछा वाला वेक्टर है, जो कि आपका यहाँ फोर्स वेक्टर है, जो कि आपका एक एंगल पे एक तिरछा दिशा में किसी एंगल को बनाते हुए लग रहा है। ठीक है, ये इसका जो इफेक्ट होगा, ये जो आपका एक्शन करेगा, ये जो आपका काम करेगा, वही सेम काम इसका जो दोनों कंपोनेंट को जब मिला देंगे तो होगा। ठीक है, सेम काम वही होगा जब दोनों को मिला देंगे, एफ cos थीटा प्लस एफ sin थीटा, जब दोनों को मिला के एक साथ उसका काम को देखेंगे, उसका नतीजा को देखेंगे, उसका रिजल्ट को देखेंगे, तो पाएंगे कि वो दोनों मिल के भी क्या कर रहा है, तिरछा डायरेक्शन में आपका मोशन कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्यूबिकल बक्सा है। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई साहब, ये आपका रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का संपूर्ण कॉन्सेप्ट था। लेकिन इसमें भी आगे और भी छोटे छोटे चीज़ इसको बताना बाकी है, तो बताते हैं। ठीक है, देखो यार एफ वेक्टर, ठीक है, आप एक काम करते हैं, तुम्हारा एक टेस्ट लेते छोटा सा। ठीक है, बताओ यार देखो दो अलग अलग कंपोनेंट होगा, दो अलग अलग टुकड़ा होगा। ठीक है, ये वेक्टर का पहला टुकड़ा हॉरिजॉन्टल में होगा, दूसरा टुकड़ा वर्टिकल में होगा। ये तुम गांठ बांध के रख लो कि एक हॉरिजॉन्टल में होता है, एक वर्टिकल में होगा। लेकिन बात आता है कि कौन सा हॉरिजॉन्टल में होगा, कौन सा वर्टिकल में होगा, कॉस वाला कंपोनेंट किधर होगा, साइन वाला कंपोनेंट किधर होगा। बस यही तुम्हारा जो मेन मुद्दा है, इसी पे हम लोग फंस जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी बताएं कि जिस दिशा की ओर थीटा एंगल का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल का फॉर्मेशन हुआ, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही तुम्हारा कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आएगा, यानी एफ कॉस थीटा।
और जाहिर सी बात है कि जो बचा हुआ डायरेक्शन यानी जो वर्टिकल है उसमें तुम्हारा साइन थीटा वाला आ जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया भाई साहब। अब देखो यहाँ तक तो भाई साहब क्लियर है। अब एक थोड़ा देर पहले जो हम क्लिप में समझे और जो इतना देर 15 मिनट तक जो समझा है उससे क्या समझ में आया कि ये जो एफ वेक्टर का जो एक्शन होगा, ये जो एफ वेक्टर का जो इफेक्ट होगा, वही सेम इफेक्ट ये दोनों वेक्टर को जब मिला देंगे तो हो जाएगा। यानी कि बोल सकते हैं कि एफ वेक्टर का जो औकात है, औकात मतलब समझ रहे हैं, एफ वेक्टर का जो काम है, एफ वेक्टर का जो इफेक्ट होगा, ठीक है, यानी जो एक्शन होगा, वही एक्शन कब होगा जब ये दोनों वेक्टर को मिला देंगे, ये दोनों वेक्टर को जोड़ देंगे, है ना, तभी। यानी एफ कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा, तो ऐसा लिख सकते हैं। देखो एकदम लिख सकते हैं। देखो ये जो काम करेगा, है ना, सॉरी, ये देखो ये जो एफ वेक्टर आपका काम करेगा, ठीक है, इधर से बताते हैं। ये देखो, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो ये जो आपका वेक्टर काम करेगा वही आपका सेम काम एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा को मिलाने पे, ये दोनों को जोड़ने पे होगा। ठीक है, चलो इसे यानी कि ये दोनों को जोड़ के इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसको हम लोग समझ में भी आ रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है। चलिए यार बहुत बढ़िया, चलो बहुत सही है ना। अब आता है बात, एक छोटा छोटा चीज पूछ लेते तुमसे, ठीक है। ये जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट का मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किस फोर्स के कारण होना चाहिए? देखो यहाँ 3 फोर्स है सर, 3 फोर्स का एक ही फोर्स है। अरे भाई दोनों ये जो अलग अलग कंपोनेंट है, जो अलग अलग टुकड़ा, इसको फोर्स मान लेंगे। ठीक है, तो एक पहला फोर्स जो तिरछा एफ वेक्टर है, दूसरा है एफ कॉस थीटा जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और तीसरा है एफ साइन थीटा जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में। अब छोटे छोटे 3 क्वेश्चन पूछते हैं, जवाब दो। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हो रहा है तो उसके लिए कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए एफ कॉस थीटा, ऑप्शन बी एफ, या फिर ऑप्शन सी एफ साइन थीटा, या ऑप्शन डी नन ऑफ अबव, मैंने कोई भी नहीं। बताओ, जाहिर सी बात है कि एफ कॉस थीटा, क्योंकि एफ कॉस थीटा ही तो तुम्हारा इधर की ओर मोशन कराएगा अकेले, बाकी उस सबको नेगलेक्ट कर देंगे, उस सबको नहीं मानते, सिर्फ एफ कॉस थीटा ही जो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। उसी प्रकार से वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? बहुत बढ़िया भाई साहब, एफ साइन थीटा। अब एक छोटा सा आंसर दो, जो कि शुरू में ही बता चुके हैं कि तिरछा डायरेक्शन में यानी कि थीटा एंगल बनाते हुए कौन सा फोर्स, मैंने थीटा एंगल बनाते हुए ये जो ऑब्जेक्ट है जब तिरछा डायरेक्शन में मूव करेगा यानी मोशन करेगा, उसके लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा? ना तो एफ कॉस थीटा होगा, ना तो एफ साइन थीटा होगा, सिंपल एफ वेक्टर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक उतार लो पहले। ये आपका क्या है? ये आपका एफ वेक्टर बराबर एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा। ठीक है, तो ये तुम्हारा वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, वेक्टर, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है आपका वेक्टर के हिसाब से होगा, क्योंकि देखो यहाँ वेक्टर तीर का साइन लगा। ठीक है, तो एफ वेक्टर बराबर एफ वेक्टर कॉस थीटा प्लस एफ वेक्टर साइन थीटा, ये आपका वेक्टोरियली रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं इसको, यानी वेक्टर के अनुसार इसका रिप्रेजेंटेशन है ना, यानी वेक्टर में इसका ये आपका एक्सप्रेशन आया, लेकिन इसका स्केलर एक्सप्रेशन बोलने का मतलब ये जो एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो देखो एफ वेक्टर का जो है तो मैग्नीट्यूड निकालेगा, इससे तुमको और एक चीज क्लियर होना चाहिए कि यहाँ एफ वेक्टर ही नहीं, यहाँ पे कोई वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, मोमेंटम वेक्टर, कोई भी वेक्टर गिवन होगा उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा उसको इसी के द्वारा हम समझा देंगे। ठीक है, और आगे जब यूज में लेंगे तो फिर आगे भी बताएंगे, है ना, फिर उस टाइम याद भी लाएंगे समझाएं था। ठीक है, अभी इसको एकदम मतलब एकदम गांठ बांध के समझना। ठीक है, देखो मान के चलो कोई भी फोर्स है, ठीक है, मतलब फोर्स बोल रहे कोई वेक्टर है जो कि यहाँ पे फोर्स वेक्टर है। ठीक है, तो कोई वेक्टर है जो कि तुम्हारा किसी एंगल पे लग रहा है, जब उसका अलग अलग कंपोनेंट कर देंगे और जब उसका कंपोनेंट दिया रहेगा वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा, तो उसका वेक्टर का मतलब वो जो गिवन वेक्टर है जो कि यहाँ पे फोर्स वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे उसी का हम लोग यहाँ समझना है। ठीक है, उसी के बारे में समझना है, वही हम लोग का मेन टास्क है, क्योंकि यहाँ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन तो हो गया, अब स्केलर रिप्रेजेंटेशन में देखना होगा। ठीक है, तो स्केलर रिप्रेजेंटेशन यानी मैग्नीट्यूड देखना होगा कैसे निकालेगा। तो देखो सिंपल से एक ट्रिक सिखा, आराम से देखना, ये ट्रिक हर जगह काम लेंगे, है ना, और आगे चल के इसको समझेंगे भी। ठीक है, देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी सिंपल ए वेक्टर का मॉड, है ना, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड होता है, तो खच खच। ठीक है, यानी कि सिंपल ऐप से भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो बोले सर सिंपल ऐप से लिख सकते हैं, लेकिन फिर तो आप डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ही लिख दिए, हमको निकाल के बताइए। तो चलो अभी हम लिखते नहीं, लेकिन देखो यही तुम्हारा लास्ट में इसका मैग्नीट्यूड आएगा। ठीक है, अगर विश्वास नहीं हो रहा है तब देख लो। ठीक है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखो कैसे निकलेगा। कोई भी वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड निकलेगा तो उसका जो ये पहला कंपोनेंट और जो दूसरा कंपोनेंट है दोनों को स्क्वायर करके दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देना। ठीक है, हल्का बंगाली है तो बांग्ला निकल जा रहा है। ठीक है, क्या बोले, कोई वेक्टर का जब ऐसे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दिया रहेगा और अगर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है यानी मॉड निकालना है तो क्या करना, सबसे पहले एक अंडर रूट लेना है, बहुत बढ़िया। फिर जो दो अलग अलग कंपोनेंट है या फिर एक से ज्यादा कंपोनेंट हो सकता है, 3 कंपोनेंट भी हो सकता है। ठीक है, फिलहाल यहाँ 2 कंपोनेंट है तो उसका बात नहीं करते, तो जो अलग अलग कंपोनेंट है उसको स्क्वायर करके यहाँ जोड़ देना रूट के अंदर, बस वही उसका तुम्हारा मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। बोलने का मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉड अंडर रूट ले लिए, अब इसका पहला कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, इसका स्क्वायर कर दो,
फिर ऐड करो और जो दूसरा कंपोनेंट है एफ साइन थीटा, इसको स्क्वायर कर दो, और तीसरा रहता है तो उसका भी स्क्वायर करते हैं ऐड करके, ठीक है। बस ये तुम्हारा इसका मैग्नीट्यूड होगा। अब इसको सॉल्व करके देखो, देखो आ जाएगा, ठीक है। इसको हटाते हैं। देखो है ना, एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट एफ कॉस थीटा का स्क्वायर। तो एफ का स्क्वायर देखो, एफ कॉस थीटा का स्क्वायर यानी एफ का स्क्वायर इनटू कॉस थीटा का स्क्वायर, जो कि कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो एफ का स्क्वायर एफ स्क्वायर इनटू कॉस थीटा का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार प्लस एफ इंटू साइन थीटा का स्क्वायर यानी एफ का स्क्वायर इंटू साइन थीटा का स्क्वायर, एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये सब बेसिक मैथ्स है, ठीक है। चलो है ना, अब देखो अंडर रूट है ना, देखो यहाँ प्लस के दोनों एफ स्क्वायर होता है, एफ स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लिए, बचा कितना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचा। अरे भाई साहब फिर से देखो, प्लस इस और भी एफ स्क्वायर है, इस और भी एफ स्क्वायर है, तो एफ स्क्वायर कॉमन लिए, तो अगर यहाँ में से एफ स्क्वायर कॉमन चल गया तो बचा कितना कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ में से एफ स्क्वायर कॉमन चल गया तो बचा कितना साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बोलो, या फिर इसी को उल्टा करके बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे सर, 2 + 3 बोलो या फिर 3 + 2 बोलो, आना तो 5 ही है, मूड़ी बोलो या खजाड़ी बोलो, है ना, खाएगा तो मजा ही आएगा, ठीक है। तो वही बात है कि कॉस स्क्वायर थीटा बोलिए साइन स्क्वायर थीटा बोलिए, साइन स्क्वायर थीटा बोलिए कॉस स्क्वायर थीटा बोलो, पहले साइन पहले कॉस कोई फर्क नहीं, क्योंकि प्लस ही है अल्टीमेटली, ठीक है। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है, यानी कि इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं 1, ठीक है। इसको हटाते हैं, है ना, अंडर रूट एफ स्क्वायर इंटू दोनों इसके जगह 1, तो एफ स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा, सिंपल एफ स्क्वायर होगा। किसी का भी स्क्वायर होता है तो स्क्वायर हट जाता है, ये जो नीचे रहता है इन वैल्यू वही निकल जाता है, नहीं एफ। देखो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, एफ है, जो हम शुरुआत में लिखे थे, है ना। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर है। इससे तुमको ये भी मालूम होना चाहिए कि किसी भी वेक्टर का जब कंपोनेंट का फॉर्म में, वेक्टर का फॉर्म में कोई भी अगर वेक्टर दिया है उसका कंपोनेंट का फॉर्म में रिप्रेजेंट क्या हुआ है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड किस तरह से निकालना है, इसी से समझना है। क्या करना है, अलग अलग कंपोनेंट को अंडर रूट में स्क्वायर करते जाना है और ऐड करते जाना है, बस फिर सॉल्व कर आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक आ गया होगा। अब बता दें कि सर आप जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको आप एफ कॉस थीटा क्यों मानते हैं और वर्टिकल कंपोनेंट को एफ साइन थीटा क्यों मानते हैं। अच्छा ऐसा बोले, इससे बेटर हम ये बोल रहे हैं कि जिधर थीटा का जिधर जिस डायरेक्शन से थीटा का फॉर्मेशन हुआ था उधर आप कॉस थीटा क्यों लिए, कॉस वाला कंपोनेंट क्यों लिए, यानी आप कॉस थीटा, और जिधर थीटा का फॉर्मेशन नहीं हुआ उधर आप एफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट क्यों लिए, उसका कुछ ना कुछ रीजन होगा मैथमेटिकल में, हम एकदम होगा। चलो देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। पहले यहाँ तक नोट कर लो, ठीक है ना, कैसे आता है, ठीक है, समझाते हैं। हम लोग पास एक बॉक्स था, यानी कोई ऑब्जेक्ट था, ठीक है। तो मान के चलो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है ना, क्यूबिकल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, कैसे भी। अगर हम सिंपल इसको मान लें, ठीक है, हालांकि स्क्वायर से बेटर होगा क्यूबिकल, लेकिन अभी उसके एक ही पार्ट को, एक ही फेस को मान के चल रहे, क्योंकि अभी हमको जस्ट समझना है, ठीक है ना। और तुम उसको भी मानेगा क्यूबिकल को भी, तो मान लो, ठीक है। चलो मान ही लेते हैं ना, तुम्हारा फिर झंझट कौन देखेगा, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सॉरी, ठीक है। अब देखो इस पे तुम्हारा ऐसे करके फोर्स लग रहा था, है ना, फोर्स वेक्टर, ठीक है, कोई भी वेक्टर लग सकता है ना, मैंने वेलोसिटी कोई भी हो सकता है, ठीक है। हम फोर्स वेक्टर को मान तो उसी को मान ले रहे, ठीक है। इधर तुम्हारा थीटा वाला कंपोनेंट था, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। ये थीटा कंपोनेंट बोल रहे, थीटा एंगल का फॉर्मेशन होता है, यहाँ तक सही है। अब बात आता है इधर एफ कॉस थीटा क्यों आया, जिधर थीटा मतलब जिस डायरेक्शन में थीटा का फॉर्मेशन हो रहा है उधर आपका एफ कॉस थीटा क्यों आ रहा था और बाकी में एफ साइन थीटा क्यों आ रहा था। देखो मान लीजिए इसका पहला कंपोनेंट इधर आएगा, तुमको पता है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कंपोनेंट टूटेगा, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कंपोनेंट तोड़ लेता है, ठीक है। और पहला कंपोनेंट को मान लेते हैं F1, दूसरा को मान लेते हैं F2, है ना। तुम यहाँ एक्स वाई भी मान सकता है, सर आप F1 और F2 क्यों माने, तो भाई एक्स वाई भी मान सकता है, लेकिन F1 और F2 इसलिए माने क्योंकि हम फोर्स का बात करें, वेलोसिटी की बात करें तो V1 V2, ठीक है। F1 का वैल्यू क्या होगा, F2 का वैल्यू क्या होगा हमको नहीं मालूम है, हालांकि मालूम है आपको स्टेप साइन थीटा, लेकिन अभी नहीं मालूम है, अभी तुमको समझाना है, ठीक है। बहुत बढ़िया है ना, यहाँ तक तो दिख ही रहा होगा। अब देखो क्या करते हैं, ये तो एक ट्रायंगल बना है, ठीक है, इस ट्रायंगल को उठाते हैं, है ना, इस ट्रायंगल को उठाते हैं और देखो ऐसे करके ये ट्रायंगल ऐसे करके बना है, ठीक है ना। थीटा देखो सिंपल ऐसे करके एक ट्रायंगल बना है, देखो ऐसे करके, अरे देखो यार ऐसे करके ट्रायंगल बना है, ठीक है। तो जैसे इसका ओरिजिन साइड तो ओरिजिन साइड अपने से कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा देते हैं, ठीक है। तो देखो गिरा दे परपेंडिकुलर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो ये जो इसका कंपोनेंट ये जो साइड ये तुम्हारा F1 मान है, ये F1 है, और एक साइड ये वाला ऊपर वाला साइड इसको हम लोग F2 माना है, ऊपर वाला साइड ये वाला, है ना।
और देखो ये और ये सेम ही है, यानी यही वाला, ठीक है, F2, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं होगा, है ना। चलो बहुत बढ़िया भाई सब, है ना। अब देखो यहाँ से तुम कॉस थीटा निकालो, ठीक है, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच, ठीक है। कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों निकालेंगे, ठीक है। फिलहाल साइन थीटा पहले निकालते, ठीक है, क्यों निकाल रहे हैं आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच। देखो परपेंडिकुलर क्या होता है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो इसके सामने कौन है, ये वाला साइड, यानी F2 बाई एच, है ना। एच कौन वाला होगा, ले एच ही तो नहीं मालूम है, ठीक है। एच क्यों नहीं मालूम है, क्योंकि एच यही वाला है भाई, ठीक है। तो यहाँ आप लिख लो, आप लिखना भूल गए ना, ठीक है। अरे देख लो यार, ये वाला एफ है, ठीक है, यानी ये जो एफ फैक्टर, ये तुम्हारा एच है, हाइपोटेनस में काम कर रहा है, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच, पी एन थीटा के सामने वाला पी डिवाइड बाई एच, यानी कि एफ, ठीक है। उसी प्रकार से कॉस थीटा निकालो, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच। बी कौन वाला होता है, ये जो थीटा के साथ सटा हुआ साइड होता है, ठीक है। थीटा के साथ जो जो जहाँ तुम्हारा थीटा का फॉर्मेशन हो रहा है ना, जिस साइड के साथ जो थीटा सटा हुआ है वो वाला साइड तुम्हारा बी होता है ना, बेस। तो बी बाई एच, एच यानी कि एफ वेक्टर, ठीक है ना। अरे बी, बी कौन वाला, ये वाला है ना, यानी कि F1, ठीक है। हम बी बोले तो बी ही लिख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं होगा, है ना। F1 डिवाइड बाई एफ वेक्टर लिखा है ना। अब देखो यहाँ तुम एक काम, एक चीज देख सकते हो, देखो आ गया, ठीक है। F2 बराबर एफ वेक्टर साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ से F1 बराबर एफ वेक्टर कॉस थीटा, अरे मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। अरे कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, देखो आ जाएगा, आया। F1 बराबर एफ कॉस थीटा, F2 बराबर एफ साइन थीटा। F1 बराबर एफ कॉस, देखो F1 की जगह एफ कॉस थीटा और F2 की जगह एफ साइन थीटा। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप बोलेगा सर ये तो समझ में आ गया, आ ही गया होगा, ठीक है। अब तो इसके जो ट्रिक हम बताए थे, क्या बताए थे कि जो थीटा का फॉर्मेशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है ना, उसी डायरेक्शन में कॉस वाला कंपोनेंट को लेना, और जो बाकी डायरेक्शन उसको साइन वाला कंपोनेंट को रख देना, ठीक है। क्यों बताया था ट्रिक, देखो ये ट्रिक भी हम यहीं से निकाले। देखो तुमको पता चला होगा कि जब थीटा जो है, थीटा का फॉर्मेशन किस साइड के साथ होता है, जिधर तुम्हारा बेस वाला साइड होता है, यानी आधार वाला बेस है ना, ये वाला साइड होता है, ठीक है। और बेस वाला साइड में तुम्हारा कॉस वाला कंपोनेंट आ रहा है, यानी जाहिर सी बात है कि जब जिधर तुम्हारा थीटा का फॉर्मेशन हो रहा है उधर ही अगर बेस वाला साइड ले रहे हैं, उधर ही अगर कॉस वाला कंपोनेंट आ रहा है, तो सिंपल सा बात है कि कॉस वाला कंपोनेंट को हमेशा उधर ही लेंगे, यानी एफ कॉस थीटा, है ना, बी कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, कोई भी आएगा तो उधर ही आएगा जिधर तुम्हारा थीटा वाला थीटा का फॉर्मेशन होगा, जिस डायरेक्शन के साथ या फिर जिस साइड के साथ, बस सिंपल सा बात है। अदरवाइज ऐसे समझ लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आई होप सो, ठीक है। चलो उसके बाद अभी क्वेश्चन लेते हैं, एक से एक धमाकेदार क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन है ना, तुम्हारे व्हाइट बोर्ड पे क्या बोल रहे हो, देखो एक तुम्हारा यहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दे दिया, बहुत बढ़िया। एक तुम्हारा 5 न्यूटन का फोर्स दे दिया 30 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। ये 5 न्यूटन, एन मतलब न्यूटन, यानी कि फोर्स का ही यूनिट है, यानी फोर्स दिया 5 न्यूटन, ठीक है, 30 डिग्री के एंगल पे। क्या बोल रहा है, फाइंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ 5 न्यूटन। देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोल रहा है और एगो वर्टिकल कंपोनेंट बोल रहा है, किसका, 5 न्यूटन का निकालना है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब जो तुम्हारा इस ओर होगा, ठीक है, इस ओर, और वर्टिकल कंपोनेंट मतलब जो तुम्हारा वर्टिकल यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ऊपर की ओर, ठीक है। फिर से हॉरिजॉन्टल इस ओर, वर्टिकल ऊपर की ओर, ठीक है, ऐसा। देखो समझ में आया, देखो ऐसा वाला, ठीक है, समझ में आया, ये वाला हॉरिजॉन्टल, ये वाला वर्टिकल, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो निकालते हैं। देखो यार हॉरिजॉन्टल इधर है, ठीक है। अब देखो 5 न्यूटन का फोर्स है, हम क्या बोले, जिस डायरेक्शन को तुम्हारा एंगल का फॉर्मेशन होता है, एंगल का फॉर्मेशन यानी एंगल कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री का फॉर्मेशन किस ओर हुआ, देखो हॉरिजॉन्टल दिशा की ओर हुआ है, तो उधर तुम्हारा क्या रहता है, कॉस वाला कंपोनेंट, यानी कि यहाँ वेक्टर क्या है, 5 है, 5 न्यूटन का फोर्स है, जो कि एक वेक्टर है, ठीक है। फोर्स एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन दिया, तो 5 न्यूटन का हम लोग कॉस वाला कंपोनेंट किधर लेंगे, इधर की ओर। क्यों लेंगे, क्योंकि इधर की ओर ही तुम्हारा, देखो इसी डायरेक्शन में तुम्हारा थीटा का फॉर्मेशन हुआ है, तो 5 इंटू कॉस 30 डिग्री इधर ही लिए, ठीक है, कॉस वाला कंपोनेंट इधर लिए। अब जैसे बात है कि साइन वाला कंपोनेंट किधर आएगा, वर्टिकल में, क्योंकि दोनों दिशा में तुम्हारा कंपोनेंट टूटता है, ठीक है। तो इधर आ गया, ठीक है, ऊपर की ओर आ गया, 5 इंटू साइन 30 डिग्री, खत्म बात, आ गया आंसर। ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये तुम्हारा वर्टिकल कंपोनेंट, इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट SC डायरेक्ट, है ना, SC वर्मा नहीं भाई, SC हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, शॉर्टकट में 5 cos 30 डिग्री, 5 इंटू कॉस 30 कितना होता है पता, बहुत बढ़िया, √3/2, ठीक है। अरे ये सब तो मालूम ही होगा, ठीक है, नहीं मालूम हो तो देख सकता है ट्रिग्नोमेट्री वीडियो, ठीक है। 5 √3/2, तो यहाँ से 5 √3/2, ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, किसका,
5 न्यूटन का, जो कि फोर्स था 5 न्यूटन का, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है 5√3/2, ये न्यूटन होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स का कंपोनेंट है। फिजिक्स में यूनिट लिखना मत भूलना, फिर नंबर कट जाएगा। वर्टिकल कंपोनेंट यानी VC कितना है बताओ, 5 sin 30 डिग्री, यानी 5 × 1/2, sin 30 1/2 होता है। 5 × 1 5 डिवाइड बाई 2, 5/2 न्यूटन, यानी कि 2.5 न्यूटन का है, ठीक है। 2.5 न्यूटन का फोर्स आया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आई होप समझ में आया होगा। अगर नहीं, देखो अगर नहीं आता है कोई बात नहीं भाई, अब हम लोग और भी क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ईजी है, ठीक है। सेम डेटा है, खाली एंगल जो 30 डिग्री था उसकी जगह 60 डिग्री दे दिया, 60 डिग्री, ठीक है। चलो उस सेम क्वेश्चन है, फाइंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ 5। अब तुमने सर 5 यहाँ पे पहले न्यूटन दिया था, अभी कुछ नहीं दिया। अब देखो वो तो न्यूटन दिया था नहीं, वहाँ फोर्स का बात हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ कोई यूनिट नहीं दिया, तो तुम इसको मान लेना कि कोई भी हो सकता है, कोई वेक्टर होगा, ठीक है। तो मान के चलो 5 यूनिट्स लिखा है, ठीक है। यूनिट्स मतलब कोई भी वेक्टर हो सकता है, चाहे यूनिट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसका जो कंपोनेंट निकालेंगे उसका लास्ट में हम लोग यूनिट से लिख देंगे, ठीक है। चलो वो तो हालांकि बहुत छोटा बात हो गया। इसके कंपोनेंट तोड़ते हैं। पहला कंपोनेंट किधर टूटेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वो वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। अब बात होता है सर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, देखो एंगल किस फॉर्मेशन हुआ, मतलब एंगल जो 60 डिग्री, इसका फॉर्मेशन किसके साथ हुआ, हॉरिजॉन्टल दिशा के साथ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ, यानी कि जो कॉस वाला कंपोनेंट है इधर ही आएगा, यानी 5 का जो कॉस वाला कंपोनेंट है, यानी कि 5 × cos 60 डिग्री वो इधर आएगा। और जैसे बात है कि साइन वाला कंपोनेंट ऊपर की ओर, यानी 5 का साइन वाला कंपोनेंट है, यानी कि 5 × sin 60 डिग्री ऊपर की ओर आया, बस बात खत्म हो गया। इसलिए इधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है 5 × cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2, ठीक है। तो 5 × 1/2 5/2 एंड VC यानी वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, कितना है 5 × sin 60 डिग्री, यानी कि 5 × √3/2, क्योंकि sin 60 डिग्री वैल्यू कितना होता है √3/2, तो 5√3/2, ठीक है। आप देखो ये कौन सा वेक्टर हमको मालूम नहीं, तुमको भी नहीं मालूम, तो यूनिट्स लिख दो, ठीक है, लास्ट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर आ गया। अब एक वेराइटी लेता, ठीक है, थोड़ा थोड़ा चेंज करते कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो हम अपना नोट से उठाते क्वेश्चन, ठीक है, आई होप उतार लिया होगा, ठीक है। देखो ये अगर तुम लोग फास्ट लगता है, ठीक है, अगर तुमको वीडियो फास्ट लगता है तो स्लो कर लो, ठीक है। अगर स्लो लगता है तो फास्ट कर लो, ठीक है। सेटिंग सारा का सारा होगा, 3 डॉट होगा, उसको टच करके कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ मेरा शीट से एक क्वेश्चन उठाता है, ठीक है, क्वेश्चन शीट से उठाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 होगा शायद, है ना, ठीक है। ये ऐसा है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस दे दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। ये बोल भी रहा है एक्स एक्सिस, ये बोल रहा है वाई एक्सिस, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर बोल रहा है एंगल कितना का बना है, एंगल 45 डिग्री का बना है, ठीक है। चलो और बोल रहा फाइंड द कंपोनेंट्स, है ना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट का ही बात होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। फाइंड द कंपोनेंट यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट ही बोल रहा है, ठीक है, वही है। चलो अब देखो इस बार क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किधर होगा, वर्टिकल कंपोनेंट किधर होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखो इस ओर होता है ना, देखो इस डायरेक्शन में भी अभी भी इसी ओर है, ठीक है। और वर्टिकल कंपोनेंट देखो आप उस ओर नहीं होगा, अब इधर की ओर होगा। सर कैसे, क्योंकि देखो अब जो तुम्हारा एंगल है वो तुम्हारा ऐसा बना है, ठीक है, देखो है ना, इसी में बना, देखो यहाँ पे एंगल बना है, ठीक है, यहाँ एंगल बना है, ठीक है, यानी कि तुम्हारा ये वाला पूरा प्लेन में बना है, ठीक है, इसमें बना है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर होगा, वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की ओर होगा, ठीक है, ऊपर की ओर नहीं होगा, ठीक है। अब देखो थीटा कितना बना 45 डिग्री, 45 डिग्री देखो इसके साथ सटा हुआ है, यानी कि हॉरिजॉन्टल के साथ, यानी इधर तुम्हारा कितना होगा, अच्छा इसका मैग्नीट्यूड ही नहीं दिया, सॉरी, इसका मैग्नीट्यूड दिया tan√2, ठीक है, लिखना भूल गया, सॉरी, है ना। तो जो tan√2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो इधर होगा, क्योंकि एंगल इसी के साथ फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो एंगल का फॉर्मेशन इधर हुआ हॉरिजॉन्टल दिशा के साथ, यानी जो tan√2 का कॉस वाला कंपोनेंट है इधर होगा, यानी कि tan√2 का जो कॉस वाला कंपोनेंट है, यानी कि इंटू cos 45 डिग्री एंगल इधर होगा। और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो तुम्हारा नीचे की ओर होगा, क्योंकि देखो अब एंगल तुम्हारा ये वाला पूरी प्लेन पे आ चुका है, ठीक है, ये वाला, है ना, एक्स का पॉजिटिव वाला प्लेन और वाई का नेगेटिव वाला, मैंने एक्स का पॉजिटिव वाला एक्सिस और वाई का नेगेटिव वाला एक्सिस मिलके जो प्लेन बना रहा है उसमें तुम्हारा एंगल आ चुका है, इसलिए जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो नीचे की ओर होगा, ठीक है। और सिंपल तुमको दिख भी रहा है, और ऊपर की ओर करेगा तो यहाँ पर एंगल ही नहीं कुछ, है ना, वेक्टर की बात यहाँ है ही नहीं, वेक्टर है ही नहीं, पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका है, वेक्टर यहाँ आ चुका है, ठीक है, यानी कि इधर तो बात ही नहीं हो रहा, ठीक है। अब वेक्टर यहाँ आ चुका है तो इसी रीजन में बात होगा, ठीक है, इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उधर चल गया है जिसके साथ एंगल का फॉर्मेशन हुआ था हॉरिजॉन्टल दिशा के साथ, इसलिए उसका tan√2 का जो कॉस वाला कंपोनेंट है उधर की ओर लिया। और
साइन वाला कंपोनेंट वर्टिकल दिशा में लेंगे, जो कि यहाँ पे ये वाला नेगेटिव वाला, नेगेटिव एक्सिस, ठीक है, यानी कि इधर। तो tan√2 इंटू साइन ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। तो इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, tan√2 इंटू कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, आंसर आया 10, है ना। यूनिट कुछ नहीं देता, 10 यूनिट्स मान लो, ठीक है। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, tan√2 इंटू साइन 45 डिग्री, 1/√2, है ना। √2 से √2 कैंसिल, कितना है, 10 यूनिट से है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे बात अब क्या आता पता, बात आता है कि सर यहाँ पे नेगेटिव हो गया पॉजिटिव हो, बहुत कोई नेगेटिव मार दिया हुआ है ना, क्योंकि तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव होगा, -10 यूनिट्स, ठीक है। समझ रहा है ना। अगर पॉजिटिव की तरफ था तो वहाँ पॉजिटिव एक्सिस में पॉजिटिव देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो कंसिडर था कि कुछ नहीं होता पॉजिटिव है ना। और वाई की तरफ था, एक्स की तरफ था, तो बाय डिफॉल्ट सब सही था। लेकिन इस केस में तो ये नेगेटिव लगे, क्यों लगे, क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस में जा रहा है वर्टिकल कंपोनेंट। हाँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में नेगेटिव इसलिए लगा क्योंकि तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही है, और वो भी नेगेटिव एक्सिस में चल जाता तो वहाँ भी नेगेटिव ले जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ बहुत कोई जो किताब तो तुम्हारा प्लस के साथ ही दिया रहता, माइनस में दिया रहता, ठीक है। क्यों नहीं दिया रहता, क्योंकि तुमको पता है कि मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड कैन नेवर भी नेगेटिव, मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए नहीं देता है। अब बोले सर केस समझेंगे कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में, फिगर से समझेंगे, तो फिगर तो दिख ही रहा है नीचे की दिशा में, ठीक है। तो तुम दो ना दो सही है, ठीक है। लेकिन फिर भी दे देना तो अच्छा रहेगा, लिख देना कि नेगेटिव साइन इज ड्यू टू द वेक्टर प्रेजेंट इन नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। कोई टेंशन नहीं होगा, ठीक है। चलो यार तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा करके इधर x1 x2 है ना, 13 मीटर 30 डिग्री दे दिया, ठीक है। और फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट। तो क्वेश्चन हालांकि इजी होगा, ठीक है, देख के बना देगा, ठीक है। लेकिन इसको अगर समझाते हैं, ठीक है। तो यहाँ 13 मीटर का वेक्टर दिया है, ठीक है। तो मीटर किसका यूनिट होता है, या तो डिस्टेंस का होगा या फिर डिस्प्लेसमेंट का होगा। लेकिन तो यहाँ वेक्टर का बात चल रहा है, उसी का तो कंपोनेंट होता है, स्केलर का कंपोनेंट नहीं होता, ठीक है। वेक्टर का ही कंपोनेंट होता है। तो वेक्टर में तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट ही एकमात्र वेक्टर होता है, इसलिए बोल रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट। यानी ये तुम्हारा 13 मीटर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, हमको ही मालूम है, तुमको ही मालूम है। 13 उसका मैग्नीट्यूड है और मीटर उसका यूनिट है, ठीक है। तो 13 मीटर जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, उसका कंपोनेंट निकालना बोल रहा है। कंपोनेंट यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, जो कि x1 और x2 यहाँ पे दे दिया। तो x1 का जो वैल्यू होगा उसको निकाल दो, x2 का जो वैल्यू होगा उसको निकाल दो। x1 को हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से रिप्लेस कर देंगे और x2 को हम लोग वर्टिकल से रिप्लेस कर देंगे। बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है। तो इधर की ओर होगा, ठीक है, इधर की ओर होगा, जो कि हम लोग यहाँ x1 दिया होगा, ठीक है, x1 दिया होगा, ठीक है। इधर पर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि x1 दिया है, ठीक है। तो कौन वाला होगा, तो यहाँ एंगल इसके साथ सटा हुआ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन साथ सटा हुआ एंगल, ठीक है। लेकिन इधर कॉस वाला कंपोनेंट होगा, 13 का कॉस वाला कंपोनेंट, 13 cos 30 डिग्री, 13 इंटू cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री कितना था, √3/2, यानी 13 √3/2। अब देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिसका यूनिट कितना, मीटर, तो मीटर लगा देना, ठीक है, m, है ना। और x2 कितना होगा, 13 का साइन वाला कंपोनेंट ऊपर की ओर, है ना। तो साइन 30 डिग्री यानी कि 1/2, तो 13 इंटू 1/2, 13/2 मीटर, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो और क्वेश्चन करते हैं, तो है ना। तो ये देखो यार तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है ना। हालांकि सब क्वेश्चन हमारे सिंपल है, ये भी सिंपल है, ठीक है। देखो इस केस में क्या क्या है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो 4 दे दिया है, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो 3 दे दिया है, और तुम्हारा पी वेक्टर है जिसका कंपोनेंट 4 और 3 है, ठीक है, सब दे दिया। और फाइंड पी वेक्टर का मॉड मतलब खच यानी मैग्नीट्यूड। अब देखो थोड़ा देर पहले हम तुमको मैग्नीट्यूड में बहुत भयानक सा एकदम कहानी सुना है, ठीक है, कैसे निकालते हैं। जाहिर सी बात है कि जब मैग्नीट्यूड फोर्स वेक्टर मैग्नीट्यूड निकाले तो क्या किए, पहले अंडर रूट लगाए, ठीक है। तो ये फोर्स वेक्टर जगह पी वेक्टर है, हाँ, तो पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी पी वेक्टर का मॉड जो निकालने बोला, क्या किए, सबसे पहले अंडर रूट लगाए थे, तो अंडर रूट लगा, तो उसके बाद क्या कहते, दो जो अलग अलग कंपोनेंट था, जो कि एफ कॉस्ट रहता और एफ साइन रहता, दोनों के स्क्वायर किए थे। तो यहाँ पे कंपोनेंट क्या है, 4 और 3 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अलग अलग कंपोनेंट का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। उसके इसमें एफ कॉस्ट और साइन थीटा का स्क्वायर किया है, क्योंकि वो दोनों अलग अलग कंपोनेंट था, इसमें 4 और 3 है, तो दोनों का स्क्वायर किए और ऐड कर देते हैं। अब सॉल्व कर दो, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, तो √25, और √25 कितना होगा 5, खत्म बात। अब इसका यूनिट क्या है हमको नहीं मालूम, तुमको नहीं मालूम, तो यहाँ सिंपल यूनिट लिख दो, खत्म बात, तो 5 यूनिट्स, ठीक है। हालांकि अब तुम्हारा ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हुआ, लेकिन आगे का वीडियो में हम ऐसा भी एक ट्रिक बताएंगे, 3 और 4 देखते तुम बोलते 5 होगा, ठीक है, बताएंगे। आगे एक ट्राइंगल होता है, ठीक है, 3 4 5, उसमें होता है 37 डिग्री 53 डिग्री ऐसे कुछ होता है, ठीक है, बताएंगे आप अभी नहीं, ठीक है। चलो यहाँ तक बता लिया हुआ, ठीक है। अब यार कुछ कॉन्सेप्ट बताना था, उसको हम बताते, ठीक है। तो यहाँ तक पहले नोट डाल दो। तो देखो यार
इस केस में तुम्हारा मतलब सारा पढ़ाने के बाद तुम्हारा वीडियो खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन देखो अब जो इसके नेक्स्ट वीडियो आएगा उससे पहले हम थोड़ा यहाँ पे एक छोटा चीज़ बताते हैं जिसको ध्यान में रखना, ठीक है। बहुत सिंपल चीज़ है। देखो तुम्हारे एक्सेस के बारे में, एक्सेस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा नॉलेज देते हैं, ठीक है, काम आएगा, ठीक है। वेक्टर जब डिटेल में अगर पढ़ा तो अच्छा से पढ़ लो, ठीक है। देखो यार तुमको मालूम होगा ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये तुम्हारा वाई एक्सिस और ये तुम्हारा इधर जेड एक्सिस होता है, ठीक है, ठीक है। एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, ठीक है, ये तुम्हारा जेड एक्सिस होता है। कैसे होता है बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन यार अब बहुत को बोलते हैं नहीं, हम यहाँ वाई एक्सिस मानेंगे, यहाँ जेड एक्सिस मानेंगे, तुम किधरों कुछ भी मान लो चलेगा, ठीक है। ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस कुछ भी मान लो, लेकिन जनरली जो होता है एक्स एक्सिस इधर होता है, ये इधर वाई एक्सिस होता है, इधर जेड एक्सिस होता है। हम उसी को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, उसी को मानते हुए चल रहे हैं। बात आता है कि सर जेड एक्सिस कैसे आ रहा है इधर, तो देखो इसको हम एग्जाम्पल समझाते हैं, ठीक है। यहाँ देखो मेरे पास एक पेंसिल दो कलम है, ठीक है, सब समझा रहे हैं, ठीक है। ये जो दो कलम है इसको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मानेंगे, और ये जो पेंसिल इसको हम जेड एक्सिस मानेंगे, ठीक है। तो देखो ऐसे करके देखो ऐसे रहता है ये, ठीक है, ऐसे रहता है। ये जो पहला कलम है ना, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस का काम कर रहा है, और ये जो दूसरा कलम है तुम्हारा वाई एक्सिस का काम कर रहा है। और ये जो जेड एक्सिस आता है ये बाहर की ओर निकलता हुआ रहता है, ठीक है, बाहर की ओर निकला हुआ रहता है। तो बोले सर यहाँ बाहर की ओर तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि देखो बाबू ये तुम्हारा 3D सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? 3 डायमेंशनल सिस्टम है, और जेड एक्सिस को 3D में दिखाना इम्पॉसिबल है अभी का एजुकेशन सिस्टम के अंदर। क्योंकि देखो हाँ वो अलग बात है, एनिमेशन दिखाते वो अलग बात है, लेकिन अभी व्हाइट बोर्ड में दिखाना इम्पॉसिबल सा बात है। क्यों? क्योंकि देखो जेड एक्सिस यानी बाहर की ओर, अब बाहर की ओर देखो मेरा मार्कर चलेगा या नहीं, देखो देखो हवा में चल रहा मार्कर है ना, देखो लो खींच दे लो, हवा में चल रहा है। अब किसे करे यार, है ना, मजबूरी का नाम, फिर समझ रहा है क्या होता है, ठीक है। तो इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, और बाहर की ओर होता है जेड एक्सिस। अब यहाँ बाहर की ओर दिखा नहीं सकते, इसलिए हम यहाँ पे ऐसा करके दिखा देते हैं, ठीक है, इसी को जेड एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया है ना। चलो लेकिन बात जो मैं बताता हूँ था कि एक्स एक्सिस को हम लोग कभी कभी देखना एक्स एक्सिस में जो डायरेक्शन दिखाना रहता है, ठीक है, एक्स एक्सिस में जो डायरेक्शन दिखाना रहता है उसको हम लोग एक यूनिट वेक्टर से दिखाते हैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या होता है पहला वीडियो में बता रखे हैं, ठीक है, मैंने बता चुके हैं, ठीक है, देख सकता है उसको। तो एक्स एक्सिस में अगर हम लोग कोई भी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करते हैं, कोई भी डायरेक्शन का डिसीजन लेते हैं, तो उस डायरेक्शन को हम लोग जब डिसीजन लेते हैं तो किस में हम लोग वेक्टर यूज करते हैं आई कैप, जो कि एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। आई कैप एक यूनिट वेक्टर है जो कि एक्स एक्सिस में डायरेक्शन को डिसीजन लेने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। यानी कि आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। उसी प्रकार से जब वाई डायरेक्शन में हम लोग कोई भी डिसीजन लेते हैं डायरेक्शन रिलेटेड, तो एक यूनिट वेक्टर की हेल्प लेते हैं जिसका नाम है जे कैप, ठीक है। यानी कि जे कैप इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। सिमिलरली जेड एक्सिस में भी एक होता है के वेक्टर, ठीक है। जेड एक्सिस मतलब बाहर की ओर जो निकला हुआ था, बाहर की ओर, ठीक है, बाहर की ओर, ये बाहर की ओर, बाहर की ओर, ठीक है। तो उसमें हम लोग एक के वेक्टर का हेल्प लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं के वेक्टर के एक यूनिट वेक्टर, यानी के वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर which specify the direction along z axis, ठीक है। क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो बस इसी के साथ यार पहले यहाँ तक देख लो, समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। चलो लाइन भी आ गया, ठीक है, बहुत बुरा टाइम पे है, ठीक है, जब खत्म हो रहा लेक्चर, ठीक है। तो आई होप यार तुम लोग को पूरा वीडियो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिए लास्ट में, ठीक है। जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो चालू करेंगे तो फिर से एक बार इसको बता देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप यार अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, जी जान लगा दो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।